की भूख होनी चाहिए। तो इसलिए आज अगर हम एक दिन भूखे भी रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विचारों की भूख है उससे हमारा दिमाग जो है वो भर जाना चाहिए। तो इसीलिए ये जो सत्र हैं, जिन पे विषय हैं, विषय की क्लियरिटी के लिए यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, तो उनको आप लोग सुनिए और धैर्यपूर्वक यहाँ बैठिए। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीर सिंह बहुत जी, उद्घाटक डॉक्टर कनकलता मैम, मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्यामलाल जी और सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित मेरे सम्मानित साथियों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। आज भारतीय समाज निर्माण संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन है। ये नवा राष्ट्रीय अधिवेशन है। साथियों, राष्ट्रीय अधिवेशन जो होते हैं वो कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में पूरे वर्ष कितना कार्य किया उसका मूल्यांकन करता है। वो यहाँ दिखाई देता है कि हमारे जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उन्होंने पूरे वर्ष में संगठन के लिए कितना कार्य किया है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस सत्र का विषय यहाँ पर संगठन ने रखा है चर्चा के लिए कि संगठन का महत्व व उद्देश्य जानने वाले समर्पित कार्यकर्ता ही संगठन बना और चला सकते हैं। तो इसमें 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं: संगठन, उद्देश्य और कार्यकर्ता। साथियों, संगठन में ताकत होती है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक कहानी अक्सर सुनाई जाती थी कि एक बूढ़ा आदमी अपने बच्चों को संगठन की सीख देता है। वो पहले एक लकड़ी तुड़वाता है और वो आसानी से टूट जाती है, सभी बच्चे उसको आसानी से तोड़ लेते हैं। फिर वो उस लकड़ी का गट्ठड़ बनाता है और फिर तोड़ने को कहता है तो वो किसी बच्चे से नहीं टूटती। तो वो कहता है जब तक आप संगठित रहोगे तब तक आपकी ताकत बनी रहेगी, जिस दिन आप अकेले हो जाओगे कोई भी आपको तोड़ देगा। उसी तरह से झाड़ू का भी उदाहरण दिया जाता है कि झाड़ू जब तक इकट्ठी रहती है तब तक कचरा साफ करती है, लेकिन जिस टाइम वो अलग अलग हो जाती है तो वो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हम लोगों को संगठन का महत्व जानना चाहिए। इतिहास में सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध ने एक संघ बनाया। उन्होंने भिक्षुओं का जो संघ बनाया उसको लेकर उन्होंने समाज में जो क्रांति की उसको हम जानते ही हैं। भारतीय समाज निर्माण संघ ने ये जो संगठन माननीय डी कल्याणी जी साहब ने बनाया था, उन्होंने इसका उद्देश्य रखा था कि भारतीय संविधान के अनुरूप देश में एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। ये इस संगठन ने जो अपना उद्देश्य रखा, तो इसका मतलब ये है कि भारत में संविधान के अनुरूप आदर्श सामाजिक व्यवस्था है नहीं, जिसका निर्माण करने के लिए यह संगठन बनाया गया। अब आदर्श समाज व्यवस्था क्या है? आदर्श समाज व्यवस्था जो संविधान कहता है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो समाज व्यवस्था है उसको आदर्श समाज व्यवस्था माना गया है। यानी समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय अभी व्याप्त नहीं है। कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन जो यहाँ बहुसंख्यक लोग हैं उनके लिए ये काम नहीं करता। इसलिए इस व्यवस्था को बदलकर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो व्यवस्था है उसको बनाने के लिए ये संगठन बनाया गया। अभी सर ने ये भी बताया था कि जब उद्देश्य बड़ा होता है तो संगठन भी बड़ा होता है, और उद्देश्य छोटा होता है तो संगठन भी छोटा होता है। तो ये उद्देश्य इतना बड़ा है
इसके लिए हमें बहुत बड़ा संगठन बनाने की ज़रूरत है और संगठन आप लोगों के सहयोग से ही बन सकता है। तो इसलिए हम प्रयासरत हैं कि ये संगठन जो उद्देश्य लेकर चल रहा है वो अपने जो इन्होंने निर्धारित समय रखा है उससे पूर्व ही ये उसको पूरा कर ले। साथियों, गैर बराबरी को जड़ से मिटाकर समता मूलक समाज की स्थापना करना। आज मूल निवासी बहुसंख्यक में हैं। मूल निवासी के बहुसंख्यक होने के बावजूद भी, संविधान इस उद्देश्य के पक्ष में होने के बावजूद भी हम ये लड़ाई जीत नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो बहुजन समाज है ये हजारों सालों से गुलाम रहा और गुलाम रहने के कारण इसको नायक पूजा में यकीन है। इसको व्यक्ति केंद्रित संगठन या परिवार केंद्रित संगठन में ये यकीन करता है और अक्सर ये धोखा खाता है। समाज, ये जो संगठन है, संगठन को समाज के ब्रेन का काम करना चाहिए। उसको समाज से गाइड होने के बजाय समाज को गाइड करना चाहिए, क्योंकि जो राजनीतिक संगठन होते हैं वो समाज को गाइड नहीं करते, वो समाज से गाइड होते हैं, क्योंकि वो समाज के प्रतिनिधि होते हैं। और जो समाज के प्रतिनिधि होते हैं तो जैसा समाज होता है वैसा ही उसका प्रतिनिधि होता है। तो ये जो राजनीतिक संगठन है, आजकल आप देख भी रहे होंगे कि कई सारे राजनीतिक संगठन हैं जो इस संविधान को धीरे धीरे खाते चले जा रहे हैं। जो बाबा साहब ने और हमारे महापुरुषों ने बड़ी मुश्किलों से हमें हक और अधिकार हमें दिए थे, वो धीरे धीरे करके ये लोग चाटते जा रहे हैं। एक के बाद एक पार्टी जाती है, एक राजनीतिक संगठन की पार्टी जाती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आ जाती है, और वो धीरे धीरे करके हमारे जो हमें प्रतिनिधित्व मिला था आरक्षण के रूप में शिक्षा में और जो पदोन्नति में मिला था वो सब खत्म हो गया है। अब कुछ नहीं बचा है। इसके ऊपर एक अमेरिका के महान साहित्यकार हुए अर्नेस्ट हेमिंग्वे, इन्होंने एक कहानी लिखी थी। वो कहानी 1952 में प्रकाशित हुई और 1954 में उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो मैं थोड़ा सा वो कहानी के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। वो कहानी का नाम था द ओल्ड मैन एंड द सी, यानी एक बूढ़ा आदमी और समुद्र। एक बूढ़ा मछुआरा था, वो जब मछली पकड़ने समुद्र में जाया करता था तो वो रोज़ जाता और रोज़ खाली हाथ आता। ऐसा वो 84 दिन तक रोज़ जाता रहा और खाली हाथ लौट के आता रहा। तो उसने एक अपने नौजवान से कहा कि कल तुम मेरे साथ मछली पकड़ने चलना। तो उसके माता पिता ने मना कर दिया और वो 85वें दिन भी अकेला ही मछली पकड़ने चला गया। लेकिन 85वें दिन वो थोड़ा और आगे गया जहाँ पर समुद्र गहरा था और वहाँ लहरें भी बहुत तेज़ उठ रही थी। तो वो काफ़ी देर तक बैठा रहा अपना कांटा डालकर, और दोपहर के समय उसमें एक मछली फंस गई। वो मछली मार्लिन मछली थी, वो काफ़ी बड़ी मछली होती है, और वो था बूढ़ा आदमी। उसने बड़ी कोशिश करी उसको अपने नाव में खींचने की, लेकिन वो उससे खींची नहीं। मछली इतनी बड़ी थी कि वो मछली उस अपने कांटे को निकालने के चक्कर में उसकी नाव को कभी इधर खींच लेती, कभी उधर खींच लेती। इस जद्दोजहद में 3 दिन बीत गए और ना तो वो बूढ़ा आदमी अपनी कोशिशें करता रहा, ना तो वो मछली खींची और ना ही वो मछली उस कांटे से निकल पाई। अंत में वो मछली थक गई
थकने के बाद उसने तैरना छोड़ दिया। तैरना जब उसने छोड़ दिया तो वो बूढ़े आदमी ने थोड़ी हिम्मत करके उसको धीरे धीरे अपनी नाव की तरफ खींचा, लेकिन वो मछली इतनी बड़ी थी, उसने सोचा क्यों ना मैं इसको मार दूं और मार के इसके टुकड़े करके टुकड़े अपनी नाव में ले आऊँगा। तो उसने उसके ऊपर एक भाला मारा। जैसे ही उसने उसके ऊपर एक भाले रूपी हथियार से वार किया तो मछली का खून उस समुद्र में गिरा और उसकी गंध पाकर फिर वो शार्क को उसकी जब गंध आई तो शार्क वहाँ पर आ गई और शार्क उस मछली को खाने लगी। धीरे धीरे एक शार्क ने उस मछली को खाया। वो बूढ़ा आदमी वो शार्क मछली को हटाता और अपनी नाव को किनारे की तरफ ले जाता उसको खींच के। इसी जद्दोजहद में वो जब शार्क ने खाया फिर वो चली गई, दूसरी शार्क आती है वो भी खाती है, तीसरी शार्क आती है वो भी खा लेती है उसको। और जब वो किनारे पर उसको पहुंचता है लेकर तो वो मछली नहीं, वो कंकाल ही बचता है। तो उसी तरह से साथियों, जो संविधान हमारे महापुरुषों ने हमें दिया था अभी उसका कंकाल ही रह गया है। अगर हम लोग आज भी नहीं चेते तो वो बदल दिया जाएगा और हमारी स्थिति वही हो जाएगी जो पहले हुआ करती थी। फिर हमें वहीं शुरू से शुरू करना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों का आंदोलन जिनकी वजह से आज हम ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, बैठे हैं, रह रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो क्या हम अपने भविष्य को, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसको हम कैसा भविष्य देना चाहते हैं जैसा हमारे महापुरुषों ने सहा था, क्या हम वो भविष्य अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं? अगर वो भविष्य नहीं देना चाहते तो हमें अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। तो साथियों, ये जो संगठन है, ये संगठन चलाने के लिए जो रीढ़ की हड्डी है वो कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता भी ऐसा होना चाहिए जो समर्पित कार्यकर्ता हो। तो कार्यकर्ता कौन होता है? जो कार्य करता है, जो संगठन का कार्य निर्धारित समय पर करे, वो कार्यकर्ता होता है। और जो संगठन का कार्य ना करे वो किस बात का कार्यकर्ता? वो कोई कार्यकर्ता नहीं है। हम कार्यकर्ता लोग आंदोलन चला रहे हैं, यानी मूवमेंट चला रहे हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है कि मूवमेंट घर बैठने से नहीं चलता। मूवमेंट चलाने के लिए मूव करना पड़ता है। मूवमेंट मूव करने से चलता है। जैसे आज आप लोग अपने घरों से मूव करके यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो ये भारतीय समाज निर्माण संघ का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। अगर आप मूव ही नहीं करते अपने घरों से तो क्या यह संचालित हो पाता? नहीं हो पाता। तो इसलिए कार्यकर्ताओं को मूव करना होगा। कोई कितना ही बड़ा कार्यकर्ता क्यों ना हो, या कोई कितना भी ज्ञानवान को ना हो, जब तक वो घरों से निकलेगा नहीं तब तक वो आंदोलन नहीं चला सकता। इसलिए घर से निकलना होगा। ये आपने देखा ना, हमारे महापुरुषों की फोटोएं लगी हुई हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने ये हमारे महापुरुषों की फोटो लगाई हैं। अगर आप इनको पढ़ेंगे, इनको देखेंगे, तो ये लोग आजीवन मूव करते रहे। ये घर नहीं बैठे। चाहे आप तथागत बुद्ध को देखें, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले को देखें, बाबा साहब को देखें, कबीर से लेकर गुरु नानक तक देखें, उन्होंने आजीवन मूव ही करा है, तभी वो समाज में परिवर्तन ला पाए हैं। क्योंकि मेरे को पर्ची मिल चुकी है तो मैं थोड़ी सी बात और रखकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। जब सारनाथ में तथागत बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तो उन्होंने कहा, चरत भिक्खुए चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो तथागत बुद्ध ने भी यही कहा कि हे भिक्खुओं, जाओ, सभी दिशा में जाओ और बहुजनों के हित के लिए और उनके सुख के लिए कार्य करो। जो मैंने अपने प्रवचन दिए हैं उनको जन जन तक पहुँचाओ। कोई भी दो भिक्खु एक दिशा में मत जाओ, सब अलग अलग दिशा में जाओ।
और उन्होंने जो 500 भिक्षुओं का संघ बनाया था, उन्होंने अपने ही समय में एक ऐसे समाज को परिवर्तित किया, यानी एक ऐसी क्रांति की जो पहले ब्राह्मणवाद चलता था उसको ख़त्म कर दिया था उन्होंने अपने ही समय में। तो उन्होंने ऐसी क्रांति की। तो मैं और ज़्यादा ना कहते हुए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अक्सर एक गाना सुनाया करते हैं, मैं उस गाने को थोड़ा बहुत चंद लाइनें आपको सुनाकर फिर अपनी बात को समाप्त करूंगा। वो एक सागर फिल्म का गाना है जो 1970 में फिल्माया गया था कि नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है,